आपका 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 5 स्टेशन छत्तीसगढ़ के हैं, जिनमें अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सीएम साय ने देश के वीर जवानों की बहादुरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा की गई वारदात का सशक्त जवाब दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे देश के जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 जो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन हैं उनका लोकार्पण संपन्न हुआ है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 103 में 5 रेलवे स्टेशन हमारे प्रदेश का है और उसमें सरगुजा संभाग का सौभाग्य है कि हमारा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, सरगुजा संभाग की जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें हमारे सभी मंत्रीगण, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण, रेलवे के अधिकारीगण और हमारे प्रदेश। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने युवाओं की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें देश सेवा से प्रेरित होने के लिए बधाई भी दी। और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी राज्य और देश का गौरव है। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और अभिभावक भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जशपुर में आयोजित समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया और उन्होंने सीधे इस दौरान जनता से उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। और इसी के साथ कई विकास योजनाओं की समीक्षा कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री भी वितरित की गई। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण वो शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के पहाड़ी कोरवा ग्राम हरगवा ढोडरी कला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम जनमन आवास योजना के तहत निर्मित 2 नए आवासों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री का ग्रामीण परिवारों ने पारंपरिक रीति रिवाज और सरई फूल की माला से भव्य स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी जीवन शैली और संस्कृति को भी समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पक्के मकान मिलने से लोगों की चिंता दूर हो गई है और उनका जीवन बेहतर हुआ है। और इस दौरान स्थानीय फल और पारंपरिक पकवान भी मुख्यमंत्री को भेंट किए गए। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगल में मुठभेड़ के बाद आईजीपी सुंदरराज और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए, जिनमें प्रमुख नक्सली नेता बसवराजू भी शामिल था। और इस कार्रवाई से क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति को मजबूती मिली है। अधिकारियों ने शवों का निरीक्षण कर कार्रवाई की पुष्टि की। बढ़ते हैं आगे, नारायणपुर के अबूझमाड़ वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए 27 नक्सलियों के शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और ये कार्रवाई आपको बताते चले कल हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर नक्सलियों को निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते आगे, नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगल में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद
बरामद हुआ है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज और अन्य अधिकारी जाकर बीजीएल, कार्बाइन, इंसास, AK-47, SLR और समेत कई शस्त्रों का निरीक्षण किया है और ये सफलता सुरक्षा बलों की मुठभेड़ क्षमता और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को बेहद मजबूत करता है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने नारायणपुर मुठभेड़ के बाद बड़ा बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि सभी निष्प्रभावी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। डीजीपी ने बताया कि बसवराजू नक्सलवाद का सबसे बड़ा नेता था। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद जताई और कहा कि गृह मंत्री का भी संकल्प है। सभी की पहचान हो चुकी है। आपको इसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग रायपुर में दे दी जाएगी। बसवराजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था ये हमारे से क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी, मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। मानते हैं सर? डेफिनेटली सर आपने कहा 31 मार्च को पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प। बढ़ते आगे, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया है और इंदौर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। जो लोग जनता का पैसा लूटकर भ्रष्टाचार में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी किशन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला सरकार या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। न्यायस्थान के सामने हो, ला के सामने हो, सभी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा। ये पार्टी से, सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनका काम वो काम करेंगे। उसमें कहा न्यायस्थान के सामने हो, ला के सामने हो, सभी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा। ये पार्टी से, सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनका काम वो काम करेंगे। उसमें कहा न्यायस्थान के सामने हो, ला के सामने हो, सभी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार के अर्जुनी रेंज में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। महाराज जिंडोला और आसपास के गांवों में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को कुचल दिया है। रात के समय 10 से 12 हाथियों का झुंड वन क्षेत्र में विचरण करता पाया गया। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद जो विभाग है वो अलर्ट जारी कर रेस्क्यू टीम के साथ निगरानी शुरू कर दी है। ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग हाथियों के विचरण पर कड़ी नजर बनाए हुए है। बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोपी संदीप नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़ित पार्थी अनिकेत टंडन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। शिवरी नारायण थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से बच्चों पर विशेष ध्यान देने और नशे के साथ गलत संगत से बचने की अपील भी की है। अनिकेत टंडन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा थाना शिवरी नारायण में अपराध पंजीबद्ध कराया गया कि उसका मोटरसाइकिल को किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना कार्यवाही की गई। जिसमें संदीप नायक नाम का एक लड़का है जो शिवरी नारायण का ही रहने वाला है, जिसके पास से उक्त मोटरसाइकिल को चोरी करना पाए जाने पर और पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया और विधिवत कार्यवाही कर उसको न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड को देख रहे हैं तो पुराना रिकॉर्ड तो चोरी का और नहीं है, इसका पेशेवर वैसा अभी तक नहीं आया है। अगर पूछताछ में और आगे कुछ आता है तो उसमें भी अनिकेत टंडन
जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा थाना श्रीनारायण में अपराध पंजीबद्ध कराया गया कि उसका मोटरसाइकिल को किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना कार्यवाही की गई, जिसमें संदीप नायक नाम का एक लड़का है जो श्रीनारायण का ही रहने वाला है, जिसके पास से उक्त मोटरसाइकिल को चोरी करना पाए जाने पर और पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया और विधिवत कार्यवाही कर उसको न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड को देख रहे हैं तो पुराना रिकॉर्ड तो चोरी का और नहीं है, इसका पेशेवर वैसा अभी तक नहीं आया है। अगर पूछताछ में और आगे कुछ आता है। बढ़ते आगे, चंपा पुलिस ने 4 दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो घटना के बाद अन्य राज्य भागने की फिराक में थी। पुलिस ने करतला के पास ट्रक में बैठे आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। विवेचना में मिले साक्ष्य के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। चापा थाना अंतर्गत में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 18 तारीख को हम अपने कृषि विभाग के जहाँ पर काम करती है वहाँ घर तैयार करी थी। इसी दरमियान में उसके 4 परिचित युवक पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ खाना वाना खाने के बाद में वहाँ रुके हुए थे। इसी दरमियान में महिला को अकेली पाकर 4 युवकों ने बारी बारी से उसके साथ में अनाचार किया है और इसके थाना चापा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 4 युवक जो राम कुमार पटेल है, मनोज पटेल है, धर्म चौहान है और राम कुमार पटेल है, इनको ही पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है और इसके खिलाफ में विधिवत लीगल और ग्वालियर उच्च न्यायालय में BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर वकीलों के 2 समूहों के विवाद के बाद भीम आरपी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर के फूलबाग मानस भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दोनों पक्षों के बीच चल रहे मतभेद साफ नजर आए। प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी। दुनिया में आज कोई भी बिना स्वार्थ किसी का साथ नहीं देता। यही हाल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अक्सर देशों की अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर उन्हें लोन देता है, लेकिन इसके बदले कठोर शर्तें भी लागू करता है। पाकिस्तान को मिला IMF का लोन भी इसी नीति का हिस्सा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब IMF के द्वारा पाकिस्तान को लोन देने पर भारत में लोगों ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। कई लोगों ने यह भी पूछा कि क्या भारत ने इसका विरोध नहीं किया। दरअसल IMF किसी भी देश को लोन अपनी शर्तों पर देता है और ये शर्तें इतनी कठोर होती है कि देश की आर्थिक संप्रभुता तक प्रभावित हो जाती है। पाकिस्तान को हाल ही में IMF से लोन मिला, लेकिन इसके बदले में IMF ने 11 कड़ी शर्तें लागू की। इन शर्तों का जो असर है सीधे आम जनता पर पड़ता है और ये साफ है कि IMF का मकसद सिर्फ मदद नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति भी होता है। और इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े तनाव के बाद अब सीज फायर हो गया है। जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आतंक के पनाहगार देशों को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद IMF को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि IMF ने अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। IMF की ओर से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत
1 अरब अमेरिकी डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही आईएमएफ ने मौजूदा 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली कुल मदद 2.4 अरब डॉलर हो जाती है। इस मंजूरी के बाद आईएमएफ के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान पर शर्तों को लागू किया गया है और अगर पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, अभी के समय में इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहनों को क्रम दर क्रम तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा और इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। वहीं एनर्जी सेक्टर में प्रमुख शर्तें की बात करें, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना होगा पाकिस्तान को। साथ ही 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ को समायोजन करना शामिल है। वहीं मई के अंत तक कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए स्थायी कानून लाने को कहा गया है और जून के अंत तक डेप्ट सर्विस सरचार्ज यानी कि मूल कीमत या शुल्क के ऊपर लगाया जाने वाला कर, इस पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाने को कहा गया है पाकिस्तान से। वहीं आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आने वाला रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो आईएमएफ के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक आईएमएफ लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा गया है। आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसका असर सीधे तौर पर राजकोष पर पड़ेगा। आईएमएफ की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आई है। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीते 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। तो साफ है कि आईएमएफ केवल आर्थिक मदद नहीं देता, यह अपनी शर्तों के जरिए देशों की नीतियों पर नियंत्रण भी चाहता है। पाकिस्तान का ताजा उदाहरण दिखाता है कि कैसे कर्ज की आड़ में उसकी आर्थिक संप्रभुता आईएमएफ के शिकंजे में आ गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक संस्थाओं का असली मकसद मदद नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा और प्रभाव विस्तार होता है। पाकिस्तान अब आईएमएफ की शर्तों के दबाव में है। और वहीं विज्ञान ने मानवता को कई चमत्कार दिखाए हैं और इसके योगदान से हम चांद तक पहुंचने में सफल भी हुए, जो कभी असंभव सा लगता था। आज विज्ञान के बिना किसी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसने हमें समय समय पर खतरे में भी डाला है। कोरोना वायरस इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने साल 2019-20 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इस महामारी ने लाखों लोगों की जानें भी ली और दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया था। अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने डर पैदा करना शुरू कर दिया है। क्या कोरोना ने खुद को नए रूप में प्रकट करने के लिए इंतजार किया था? क्योंकि हाल ही में हुई 2 मौत से और जो है फिर से
कोरोना सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो फिर से लोगों को डराने लगा है। तो फिर इसके बढ़ते केस को रोका कैसे जाए और इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए रिपोर्ट। शहर की गलियों में फिर से डर का सन्नाटा पसर रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और लोगों की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं। लोगों का सोचना था कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है, लेकिन अब लगता है कि वो खतरा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल भारत में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में चिंता बढ़ गई है। कोरोना एक बार फिर भारत में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, बिना मास्क दिखना अब हो सकता है खतरनाक। नई लहर, नया वेरिएंट, सतर्क रहना जरूरी। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां कुछ समय पहले तक लोग बिना मास्क के सड़कों पर बगैर डरे घूमते नजर आ रहे थे, वहीं अब फिर से सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। कोरोना की यह नई लहर पहले जैसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है, क्योंकि वायरस के नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी अपनी चपेट में ले सकते हैं। मुंबई में पिछले 3 महीने कोविड-19 के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन दोनों मरीजों की मौतें कोविड-19 से नहीं, बल्कि उनकी पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों, कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से हुई है। लेकिन फिर भी आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यहाँ कोविड का LF7 और NB1.8 नाम के वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ये दोनों वेरिएंट मिलकर यहाँ अनुमानित संख्या 14,200, जो लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है। एशिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख भारत में भी खलबली मची हुई है। देश में कहां कितने केस हुए दर्ज? देश में सबसे ज्यादा केस केरल में दर्ज हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं, कर्नाटक में 8 नए मामले, जबकि गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 केस दर्ज हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में एक्टिव केस 95 है। किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें? हल्का बुखार या गले में खराश, नाक बंद हो जाना या बहना, सिर दर्द और बदन में दर्द, थकान महसूस होना, सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ होना। सावधानी जो आपको कोरोना से बचा सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों और परिवहन में मास्क जरूर लगाएं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना संक्रमण से बचा सकता है। शादियों या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों से फिलहाल बचने की कोशिश करें। बूस्टर डोज लेना ना भूलें, खासकर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या पहले से कोई बीमारी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और इसके लिए अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और योग को दिनचर्या में शामिल करें। कोरोना वायरस ने हमें पहले भी बहुत कुछ सिखाया था, जैसे सहनशीलता, संयम और सतर्कता की अहमियत। आज फिर वही समय लौटकर वापस आने लगा है, इसलिए हमें जिम्मेदारी से अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी हो गया है। वायरस का खतरा भले ही कुछ कम दिखे, लेकिन यह अब भी हमारे बीच मौजूद है और नए वेरिएंट्स के रूप में फैल रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम फिर से मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर हम समय रहते सचेत हो जाएं, तो खुद को और अपने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।